अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में सिद्दीक जान साहब के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दूसरा इजलास था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस को लेकर इजलास ख़त्म हुआ। थोड़े ही वक्त के लिए चला। अटॉर्नी जनरल साहब को इसमें नोटिस नहीं था। उनकी अपनी ही मीटिंग थी और मीटिंग के बाद इतलात मुतफ़र्रिक़ें, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उसको लेके हम उसके एक डिफरेंट पहलू पे बात करेंगे। बहरहाल ये बात अभी तक कायम है अपनी जगह के। रेफरेंस मुस्तरद नहीं हुआ, वो अपनी जगह कायम है। नोटिस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर रेफरेंस मुस्तरद होता तो कम से कम ये बात तय हो जाती, ये बात आ जाती सामने के नोटिस अगर नहीं हुआ या मुस्तरद हुआ है तो वो उसका एक नोटिफिकेशन आता है या कुछ प्रेस रिलीज या किसी न किसी लेवल पे वो चीज़ आ जाती। बहरहाल वो चीज़ें चल रही हैं, खुफिया रखा जा रहा है। ज़ाहिर है उसकी अपनी एक सेंटिटी है सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अपना एक जो है वो तकद्दुस है। सिद्दीक जान साहब क्या कहेंगे? हाँ, देखें, आपने दुरुस्त कहा कि अभी तक कोई ख़बर उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि क्या कंफर्म ख़बर है जब तक वो ख़बर आ नहीं जाती, क्योंकि देखें बाकायदा ऑफिशियल आलामिया नहीं आ जाता। उसकी वजह यह है कि जब पहली समाअत हुई थी तो उस वक्त भी तकसीम थे लोग। कुछ लोग कह रहे थे कि रेफरेंस मुस्तरद हो गया है, और हमने भी जब अटॉर्नी जनरल साहब को देखा था तो काफ़ी परेशान थे जब निकले थे, यहीं से गुजरे थे बिल्कुल। तो लेकिन फिर जब अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का आलामिया जारी हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि रेफरेंस मौजूद है। फिर ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों तरफ के सोर्सेज हैं ना। वो कि मेरा अगर आप आबिद अंदलीब साहब पूछें तो मैं यही कहता हूँ कि अगर इसमें हुकूमत के पास सबूत ना होते ठोस, हुकूमत कभी भी ये रेफरेंस ना भेजती ना, फिर तो अपने ऊपर ख़ुद को हमला करने वाली बात थी। लेकिन हुकूमत के पास ठोस शवाहिद और सबूत मौजूद थे। अब आगे क्या होगा? अगर ये रेफरेंस मुस्तरद भी हुआ ना तो वो मुस्तरद होगा जो मौजूदा कवानीन है। देखें, साकिब निसार साहब ये बार बार कहते थे कि वाइट कलर क्राइम और बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान में कवानीन बदलने की ज़रूरत है। मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार अदील बड़ाई साहब की एक ट्वीट का हवाला देता होता हूँ, जो उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जब ये लोग ये कहते हैं ना कि हमारे ऊपर एक पाई की करप्शन साबित करके दिखाएं, तो ये बात इसलिए कहते हैं कि इन्होंने सिस्टम को इतना कमज़ोर किया, इदारों को इतना तबाह किया, कवानीन इतने मतलब उनमें सुकाम छोड़े कि ये कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी करप्शन अव्वल तो इदारे पकड़ नहीं सकते, पकड़ भी लें तो कानून इतने हमने जो है ना वो कमज़ोर बनाए हैं कि हमारा कुछ भी नहीं होगा। अगर ये रेफरेंस मुस्तरद भी हुआ तो कानून यही आ जाएगा कि जी कानून ये है कि अगर तशरीह होगी तो कि जज साहब के जो बच्चे इंडिपेंडेंट हैं वो जज साहब ज़िम्मेदार नहीं हैं उनके असासों के बारे में बताने के हवाले से। तो फिर देखें ना अब क्या हुआ था पनामा केस में। नवाज शरीफ साहब, जब ये तय हो गया था कि नवाज शरीफ साहब अपने बेटे की कंपनी में नौकरी कर रहे थे, मज़दूर वाला परमिट था उनके पास, वो यहाँ पे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म भी थे, वहाँ पे वो अपने बेटे की नौकरी भी कर रहे थे, वो इस बात पे नायल नहीं हुए थे कि उन्होंने वो वज़ीर आज़म भी थे और उधर नौकरी भी कर रहे थे। इस बात पे नायल नहीं हुए थे क्योंकि पाकिस्तान के कानून में ये लिखा हुआ नहीं है कि जो रुकने असम्बली होगा वो साथ दूसरी नौकरी नहीं कर सकता। सही, ठीक है। वो नायल इस बात पे हुए थे कि जो उधर से नौकरी से जो उनको तनख्वाह रिसीवेबल थी उन्होंने ली या नहीं ली, वो रिसीवेबल असासा थी और असासा उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इस बात पे नायल हुए थे। पाकिस्तान के अंदर कवानीन अभी सुकम मौजूद हैं। वो कि आज मैंने कमेटी बराए कानून इंसाफ की मीटिंग अटेंड की है, रियाज फतेहाना साहब, और आप बहुत सारे कवानीन, सैकड़ों के हिसाब से कवानीन आपको पता है कौमी असम्बली में आ रहे हैं, सैकड़ों के हिसाब से, दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से कवानीन आ रहे हैं। हुकूमत अब कवानीन बनाती जाएगी, लाती जाएगी, कोशिश करेगी कि अब ये हुकूमत अपोजिशन के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, तादाद पूरी करें ताकि कानून साजी करें जहाँ तक मुमकिन है। जहाँ कानून साजी पार्लियामेंट के ज़रिए मुमकिन नहीं है वहाँ पे सदारती आर्डिनेंस लाएँ। लेकिन इमरान खान साहब ने तय कर लिया, जो मुझे नज़र आ रहा है, कि एनफ इज़ एनफ। पहले वो रुके हुए थे, परेशान थे, जो मुआशी हालात थे कि मुल्क के अंदर जो महंगाई है ना आबिद अंदलीब साहब, वो मुश्किल ज़रूर होगी, अज़ियत ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी कम से कम हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया हो जाता, अल्लाह ना करे, मुल्क दिवालिया हो जाता तो कौम अफोर्ड नहीं कर सकती थी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो उस चीज़ से निकल आए इमरान खान साहब। अब उनका जो टोटल फोकस होगा ना वो एहतसाब के ऊपर होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए एहतसाब सिद्दीक जान साहब, लेकिन ये आप नहीं समझते कि इस रेफरेंस का थोड़ा सा डिले होना एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है? कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही लोगों को। पहले ऐसे होता था, अगर रेफरेंस आता था या तो नोटिस हो जाता था या रेफरेंस उड़ जाता था या तो काफ़ी अर्से तक जो है ना उसकी पेंडिंग में पड़ जाती थी कुछ चीज़ें। तो अब इसका ये होना भी ज़रूर था। और एक राय ये भी है कि PTI ने इस वक्त
मुख्तलिफ महाजों पर लड़ाई ले ली है, तो अदलिया के साथ भी उनको लड़ाई नहीं लेनी चाहिए थी, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, एक तो उन्होंने अदलिया से बिल्कुल लड़ाई नहीं ली, क्योंकि जब हमारी वकला तंजीमें ये कहती हैं कि एक सिर्फ जज है जो इंडिपेंडेंट फैसले करता है, तो इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी 16 जजेस पे अदम एतमाद कर रहे हैं और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब मसला क्या है? अमानुल्लाह कररानी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो हैं, मुशर्रफ दौर में जब रेफरेंस आया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ख़िलाफ़, तो वो उस वक्त मुशर्रफ के साथ खड़े थे। इफ्तिखार चौधरी भी तो बलूचिस्तान से थे ना। अब आप कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान से हैं, इसलिए हम जो है वो उनके साथ खड़े हैं, छोटे सूबे से हैं, और ये छोटे सूबे के ख़िलाफ़ साजिश है। सियासी जमातें कहती हैं छोटे सूबे के ख़िलाफ़ साजिश है, बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, बलूचिस्तान के एहसास से महरूमी बढ़ जाएगा। तो भाई आप उधर चेयरमैन सेनेट को जो हटा रहे हैं वो भी बलूचिस्तान से है। अमानुल्लाह कररानी साहब जब मुशर्रफ के साथ खड़े थे तो इफ्तिखार चौधरी भी बलूचिस्तान से थे। बात आबिद अदलीब साहब ये नहीं है। देखें, जिस दिन इमरान खान की टीम का कोई बंदा गिरफ़्तार हुआ ना, सिप्तान खान गिरफ़्तार हुआ है, आपने और मैंने कितनी वीडियोज़ में मजम्मत की है। अलीम खान गिरफ़्तार हुए, आपने और मैंने वीडियोज़ में कितनी मजम्मत की है। मैं कहता हूँ इमरान खान के करीबी 3 लोगों को गिरफ़्तार कर लें, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा उनकी मजम्मत में। यार एहतसाब करें आप मैं कहता हूँ आज़म सवाती को पकड़ें आप। मैं अभी 3 दिन पहले मैंने इमरान खान का कितना करीबी दोस्त है जुल्फ़ी बुखारी, मैंने उनके हवाले से वीडियो की है। ठीक है, और लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने कहा आप ठीक कह रहे हैं। आप मेरी ट्वीट के नीचे जाके पढ़ें, 200 से ज़्यादा रिप्लाई है, सिवाय 6-7 से ज़्यादा जुल्फ़ी बुखारी के हक़ में ट्वीट नहीं है। सब ने ये कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ नहीं किया। वक्त आ गया आबिद अदलीब साहब पाकिस्तानी बन के सोचने का। ये जो है ना मोहब्बत नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, PTI की, इन मोहब्बतों से निकलना चाहिए। इमरान खान अगर कोई काम ठीक कर रहा है तो डंके की चोट पे कहेंगे वो ठीक कर रहा है, और एज ए पाकिस्तानी उसके साथ खड़े हों। और अगर इमरान खान गलत कर रहा है, डंके की चोट पे कहेंगे ये गलत कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ती तौर पे ये गद्दारी है कि इमरान खान को काम गलत कर रहा है और हम उसको डिफेंड करेंगे ये ठीक कर रहे हैं। और ये भी हुब्बुल वतनी का तकाजा नहीं है कि इमरान खान को काम ठीक कर रहा है और हम कहेंगे ये गलत कर रहा है। जो लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग की मोहब्बत में है ना, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने फेक अकाउंट खोले, उनको माफ़ कर दें, मनी लॉन्ड्रिंग की माफ़ कर दें, सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया माफ़ कर दें, जंगलात वहाँ के कब्जे हो गए माफ़ कर दें, थर में बच्चे मार रहे हैं माफ़ कर दें, नवाज शरीफ मॉडल में 14 बंदे मार दिए माफ़ कर दें, अकामा रखा हुआ था माफ़ कर दें, मनी लॉन्ड्रिंग की माफ़ कर दें, करप्शन की माफ़ कर दें, किक बैक्स लिए माफ़ कर दें, 5 बिरादरों में बच्चों की जदादें बना के दी माफ़ कर दें। यार हम क्या कौन लोग हैं भाई? क्यों माफ़ कर दें नवाज शरीफ को, सरदारी को, इमरान खान को? जहाँ पे वो गलत है माफ़ क्यों करें हम भाई? जहाँ पे वो ठीक है हम कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे कि ठीक है। ठीक है, अब मैं कमेटी से अटेंड कर रहा हूँ ना, टाइम नहीं मिलता। मैं आप वीडियोज़ में बताऊँगा, जिस कमेटी में जाएँ अब काम शुरू हो गया होना, जिस कमेटी में जाएं यही रोना हमने देखा, जिस कमेटी में जाएं यही रोना है कि 30-40 साल से ये ऐसे चल रही हैं चीज़ें। अब आके आप उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बेहतरी की तरफ जा रही है। सिद्दीक जान साहब ये बताइए, देखिए एक तरफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंड का पाकिस्तान का मैच होता है उनके खिलाफ अफगानिस्तान के साथ, तो वहाँ भी ऊपर एक त्यारा चलता है और उसके पीछे एक बैनर लगाया जाता है बलूचिस्तान के हकूक। यहाँ हमने बाहर बैनर लगाए हुए देखे बलूचिस्तान के हकूक, तो थोड़ा सा इसका जिक्र कर लें। आपने अपनी वीडियो में गो कि इस पर बात कर ली है कि NGOs भी इस पर आ जाती हैं, लेकिन उसके अलावा सिर्फ बलूचिस्तान के हकूक को, इसको बलूचिस्तान के हकूक के साथ क्यों मशहूर कर दिया जाता है? एक तरफ वो खुद बलूचिस्तान का चेयरमैन सेनेट है, उसको कहते हैं वो हटाना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के हकूक की बात इसलिए की जाती है कि इस नारे पे फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फंडिंग होती है बाहर से। पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं है पाकिस्तान? यार देखें, जो इंटरनेशनल NGOs हैं ना, उनको आप पता है कि वो यहाँ आके और फिज़िकली आपसे नहीं लड़ सकते, ग्राउंड पे आके आपसे नहीं लड़ सकते। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एजेंसियाँ, आपकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके जवान। सबसे ज़्यादा कीमती इस दुनिया में क्या चीज़ है यार? जान ही है ना। वो कितने जवान हैं यार जो जाने दे रहे हैं रोज़ाना। फ़ौज का कोई घर बता दें जहाँ उनका कोई उस घर का या उनका कोई करीबी अजीज़ जो है वो शहीद ना हुआ। हज़ारों लोग, हज़ारों जवान शहीद हुए हैं। जो नौजवान घर से जाता है वो इस कमिटमेंट के साथ जाता है कि मैंने वापस नहीं आना, मैंने अपनी जान देनी है। सलाम है उन माओं को, जो माएँ आपकी और हमारी माएँ, उन्हें पता हो ना कि बाहर खुदा न खास्ता बाहर ऐसे पता चले कि मोहल्ले में कोई लड़ाई हो रही है, निकलने लगे, माँ पकड़ लेती है कि बाहर लड़ाई हो रही है, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हें कोई चीज़ ना लग जाए। तो वो माएँ फिर ज़्यादा दिल गुर्दे वाली हैं ना, और सलाम के काबिल हैं कि जो माएँ पता है कि ये बेटा मेरा वापस नहीं आएगा, हर बार उसको भेजती हैं कि आखिरी बार मिल के भेजती हैं कि शायद दोबारा इस बेटे को मैं नहीं मिलूँगी। वो बाप
जो अपने बच्चों को हर बार मिल के और जाता है। कितने नौजवानों की खबरें आती हैं कि किसी की शादी तैयार थी, किसी की शादी उसी वक्त हुई थी, छोटे छोटे बच्चों की किसी की होने को थी यार, क्या तो वो कुर्बानियां दे रहे हैं। मेरी यार ट्विटर पे एक तस्वीर मैंने लगाई हुई है, उस पे उसकी मेजर है, उसकी बीवी, बड़ा हौसला होता है यार, बड़ा हौसला होता है। तो वो हमारे जवान शहादतें दे के, जाने कुर्बान करके, और फिर ऐसे यहाँ पे मैंने कभी किसी को गद्दार नहीं कहता, लेकिन मैं उन लोगों को कहता हूँ गद्दार हैं जो फिर ऐसे शहीदों को गाली देते हैं, ये पैसों के लिए शहीद होते हैं। लानत है यार ऐसे लोगों के ऊपर। और फिर यहाँ पे इन बातों पे, इदारों पे गुस्सा आता है। आपको पता है कि वो कौन कौन से एंकर हैं जो ये बैठ के बातें करते हैं कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है, जो बैठ के कहते हैं कि जो है वो 71 हो गया, 71 रिपीट हो रहा है, 71 रिपीट हो रहा है, ये इधर हो जाएगी। पकड़े इन लोगों को यार। और अब मुझे लगता है अब इनकी बारी आएगी आबिद नदीम साहब। पहले मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि इनकी बारी, अब मुझे लग रहा है कि इनकी बारी आएगी। पकड़े इनको, पकड़ के डालें इनको, जो पाकिस्तान के नहीं है। ये तो इतना शोर मचाते हैं, रात को इंटरव्यू एक नहीं बचा तो कितनी तबाही फिर गई कि क्या हो गया, क्या हो शोर गया, मचाते रहें, आप अपना काम करते जाएं, शोर ये मचाते रहें। कौन पता है असल में मसला क्या है? इस वक्त मुश्किलात हैं, खुद हुकूमत ये मान रही है कि मुश्किलात हैं। आप यार इस मुल्क को 22 करोड़ को 14-15 लाख टैक्स पेयर पाल रहे थे, अब आप पीछे जा रहे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे। आप बिला बेरहम एहतसाब करें। इनका नंबर कब आएगा? इनका नंबर ये मुझे लगता है अब मुझे लगता है नंबर आएगा। अगर ये इन लोगों इनकी निकल रही हैं, इनकी चीखें निकलें, जो मर्जी हो जाए। अब मुझे लगता है कि उन एंकर्स और उन सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बेनिफिशियरी है सिस्टम के। यार मीडिया मालकान की नहीं आप बात करते हैं, उनका मीडिया मालकान भी, मीडिया मालकान हो गए, एंकर्स हो गए, सारों के साथ इतनी ज्यादा उसकी हैसियत, सारों के साथ से चेक करें भाईजान, सबके साथ से चेक होंगे। तो वही ना करें ऐसा से चेक जो गवर्नमेंट बनाते हैं और चलाते हैं, और जो इतने इतने बड़े लोग वो दौर नहीं रहा आबिद नदीम साहब, अब नहीं रहा वो, या वो और दौर थे जब चैनल जो है वो हुकूमतें बनाते और चलाते थे। नहीं समझता अब इनका इम्पैक्ट फैक्टर बड़ा होता है, चैनल मालकान यार इम्पैक्ट होता है, लोग तेजी से इनसे दूर हो रहे हैं। लोग अब ये हम खुद मीडिया वाले अपने ऊपर खुद हमला कर रहे हैं, लोग नफरत करने लगे हैं मीडिया से। क्यों करने लगे? लोगों को नजर आता है यार कि आप नवाज शरीफ और जरदारी की मोहब्बत में आप हर बात को ले आते हैं। यार अलमिया ये कि उन पे उनकी केसेस पे कोई बड़ा एंकर प्रोग्राम नहीं करता यार, नहीं करते। वो कहते हैं वो कहते हैं ठीक है उन्होंने करप्शन किया, वही बात कि खाता था तो लगाता भी था। ये कर रहे हैं मसनूई तरीके से, डॉलर के प्राइस मेंटेन की हुई थी और गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें कम थी, चाहे उधर कर्जा इतना बढ़ता जा रहा था। आज वो एक अलामा साहब की वो जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था वो बड़ा प्यारा था कि एक वालिद जो है वो अपने बच्चों को किसी और से कर्जा लेके उसको अयाशियाँ कराता रहे, बच्चों को खुद मार जाता है तो वो कर्जा सारा फिर उसके बच्चों ने देना है। आखिरी सवाल, क्या आप नहीं समझते कि ये बिल्कुल इत्तेहाद हो गया हुआ है कुछ मीडिया एंकर्स का, नून लीग पीपल्स पार्टी का, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ? हाँ, वो इसलिए है ना कि अगर आपके और मेरे मफादात मुश्तरका हैं तो हम एक हो जाएंगे किसी और से लड़ने के लिए। भाई 24,000 अरब का जब ऑडिट होगा ना फिर पता चलेगा कि उसमें से किस किस को कितने गए हैं। यार पीटीआई ने भी तो पैसे दिए, अभी खुद फवाद चौधरी ने कहा इतने करोड़ दे दिए। उन्होंने दो चीज़ों से दिए हैं। एक तो फवाद चौधरी को हटाने का मकसद ये था कि इमरान खान को ये कहा गया कि मीडिया को कुछ ना कुछ इश्तिहारात दें, और इमरान खान को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है। वो इमोशनल ब्लैकमेल ये किया गया, एक तो साबिक़ा हुकूमतों के जो फंड्स थे वो रिलीज़ किए गए हैं। दूसरा, इमरान खान को ब्लैकमेल ये किया गया है कि मालकान पे लानत भेजें, आप उनको छोड़ें, मीडिया वर्कर बेरोज़गार हो रहे हैं, वो आपको बददुआएं दे रहे हैं, आम रिपोर्टर फील्ड में फिरने वाला चैनल की सैलरी नहीं है, लेकिन सैलरी उन्होंने नहीं दी। ये तो अब इमरान खान को देखना चाहिए ना कि जो उनको मशवरे दे रहे थे कि आप मीडिया के फंड रिलीज़ कर दें, मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें मिल जाएंगी। कितने मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें मिली? नहीं मिली। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, हमारी तरफ से ये कुछ अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।